नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमने एनसीईआरटी की क्लास 9 से लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। तो हम ये फिजिकल और केमिकल चेंज थोड़ा समझ लेते हैं। केमिकल चेंज तब होता है जब किसी प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन होता है और कोई नई चीज प्रोड्यूस होती है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे रखा है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस। तो यहाँ पर कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। बर्निंग ऑफ वुड, तो जब वुड बर्न होगी तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, CO2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो जब फल पकता है तब भी केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी केमिकल चेंज हो जाएगा। कुकिंग ऑफ फूड में भी हमारी गैस रिलीज होती है, इसीलिए ये भी केमिकल चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल चेंज पूछा है हमसे। तो अगर किसी लकड़ी के गट्टे को, बड़े से लॉग को हम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे तो वो भी रहेगा लकड़ी ही, कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं होने वाली है। इसीलिए ये क्या है, एक फिजिकल चेंज होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो इसमें केमिकल चेंज बताना है हमें। तो बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जर्मिनेशन ऑफ सीड और कोल फॉर्मेशन फ्रॉम बरीड ट्री। तो इन सब में क्या है, कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, इसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कोई ना कोई, और कोल फॉर्मेशन में भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। तो होता क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में लिक्विड होते हैं तो वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, सॉलिड लिक्विड गैस का ये हमने देख लिया। तो यहां पर क्या कहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। तो डिस्टेंस कब ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो क्लोज कंटेनर का जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल क्या है, और ज्यादा पास आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, गैस के बीच का जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से डिस्टेंस पास हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का। तो ये उल्टा है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। सम हाइड्रोजन गैस लीक्ड आउट ऑफ द कंटेनर। तो इसमें से मैं अगर कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकाल दूंगा तो उनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सही आंसर है, सेकंड पार्ट सही है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब यही सेम पार्टिकल को अगर मैं बड़े से कंटेनर में रख लूंगा तो भी इनके बीच का क्या है, गैप बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, थर्ड पार्ट भी करेक्ट आंसर है। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इसमें और हाइड्रोजन के पार्टिकल डाल दूं किसी में तो क्या है, इनके पास का जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के का डिस्टेंस है एक दूसरे से, वो और कम हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो सेकंड और थर्ड हमारे करेक्ट आंसर है, फर्स्ट और फोर्थ नहीं है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो शेप इसकी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। तो ये होता है लिक्विड। लिक्विड की हमारी शेप फिक्स नहीं होती है, जिस कंटेनर में उसे डाल दोगे वो उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, जिस कंटेनर में डाल देंगे उसकी शेप ले लेगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम सेम होगी। अगर 1 लीटर पानी को मैं अलग अलग कंटेनर में डालूं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन वो रहेगा 1 लीटर का ही। ठीक है, तो क्रिप्टन एक गैस होती है, केरोसिन लिक्विड होता है, स्टील हमारा सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस होती है। ठीक है, तो जो केरोसिन है वो एक लिक्विड है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का एग्जांपल पूछा है इसमें, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। तो ये सही बात है, फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। तो लिक्विड में रेगुलर पैटर्न में नहीं अरेंज होते हैं, सॉलिड में होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें नॉट ट्रू पूछा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन, द मॉलिक्यूल्स इन गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्सेस ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो यही सही बात है। गैसेस में क्या है, एक दूसरे को मॉलिक्यूल बहुत कम फोर्स लगाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। तो ये भी सही बात है, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बी है। When water at 0 degree Celsius freezes to form ice at the same temperature of 0 degree Celsius, then it। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर वाटर जो है वो लिक्विड है 0 डिग्री सेल्सियस पे और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है यानी फ्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा।
अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर फ्रीज कैसे होता है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कोई वाटर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, लिक्विड होगा ये, क्योंकि 0 पे क्या होता है, 0 पे फ्रीज होता है वो। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी कुछ हीट रिलीज होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, और हीट रिलीज होगी तो ये 5 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, और हीट रिलीज होगी तो एक कंडीशन आ जाएगी, तब क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस का होगा, लेकिन क्या है 0 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर फॉर्म में होगा। अब इसके बाद जब और इसकी हीट रिलीज होगी तब क्या है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन ये क्या है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हीट रिलीज होती है जिसमें क्या है, टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होता है, इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, तो ये जो हीट होती है इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। वैसे आंसर क्या होगा, रिलीज सम हीट हो जाएगा, हीट क्या है यहाँ पर रिलीज हो रही है, तभी क्या है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। Which one of the following set of phenomena would increase on raising the temperature? तो टेम्परेचर रेज करने पर क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज होंगी, तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो सॉलिड जो होते हैं उसके फिक्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। अच्छा लिक्विड देखते हैं तो इसमें क्या है, थोड़े दूर दूर होते हैं तो इनका थोड़ा बहुत मोशन होता है। गैसेस का क्या है, बहुत ज्यादा इनमें स्पेस होता है तो इनका मोशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड क्या गैस में कन्वर्ट होता है, तो इससे पता चलता है डिफ्यूजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिफ्यूजन इंक्रीज होगा जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो इवेपोरेशन और जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। कंप्रेशन ऑफ गैस, तो कंप्रेशन ऑफ गैस होता है, ये लिक्विड जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, ना कि लिक्विड से सॉलिड में। तो सॉलिड में जब कन्वर्ट होगा तब कंप्रेशन ऑफ गैस होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन ऑफ गैस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नहीं होता है। तो कंप्रेशन ऑफ गैस वाला जहां जहां पे हमारा दे रखा है ऑप्शन, वो हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये बी में भी दे रखा है, सी में नहीं दिया है, डी में भी दे रखा है। तो खाली एलिमिनेशन से ही हम बता सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन, डिफ्यूजन हमारा सही होगा, और एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है ना कि कंप्रेशन ऑफ गैस टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन, डिफ्यूजन और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होगा। ऑन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू सेल्सियस स्केल, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर्स विल बी। तो इनमें क्या करना है, हमें इसको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो 273 से माइनस करते हैं केल्विन को जब हम सेल्सियस में बदलते हैं। तो इसको माइनस कर लेंगे, 8 में से 3 गए 5 बचे, यहाँ पे 10 में से 7 जाएंगे, यहाँ 3 बचेंगे और ये 0 हो जाएगा। तो ये 35 डिग्री आ रहा है पहले का, तो 35 बी और सी में है, ठीक है। 56 दूसरे का आ रहा है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरे का देखते हैं, 119 आ रहा है या 118, तो इसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 118 सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following causes the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state? तो ये मैंने बताया है, लिक्विड से जैसे सॉलिड का एग्जांपल था वो फ्रीज होने वाला। तो एक टाइम आता है जब 0 डिग्री जो लिक्विड होता है वो 0 डिग्री सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पे सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो ये फिनोमेना लिक्विड से सॉलिड के लिए भी यूज होता है और सॉलिड से लिक्विड में भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इधर भी लेटेंट हीट यूज होती है और इधर भी लेटेंट हीट यूज होती है। लिक्विड से गैस के लिए भी ये सेम फिनोमेना यूज होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या है, फिर से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाता है, उसको हम उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर? तो एटम मैटर होता है, वाटर मैटर होता है, इलेक्ट्रॉन भी मैटर होता है, ह्यूमिडिटी एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैटर नहीं होता है। What is the name of the metal which exists in liquid at room temperature? तो मेटल पूछा है यहाँ पर, तो ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है वो मरकरी है। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है ऐसा जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। When the liquid is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top.
तो लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और बॉटम में रह जाते हैं, और डेंसर पार्टिकल बॉटम में रह जाते हैं जब लिक्विड को जोर से घुमाया जाता है। तो ठीक है, ये हम मक्खन निकालने के लिए दूध में से करते हैं, तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के काम आता है जो कि मिक्सेबल है, जो मिक्स हो जाते हैं और उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। What is the name of the non-metal which exist in liquid state at room temperature? तो ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है उसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, Which of the following element is not a metalloid? तो मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो टंगस्टन जो होता है वो एक मेटल है, बाकी ये सारे मेटलॉइड्स हैं। तो टंगस्टन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट अ मेटलॉइड पूछा था यहाँ पे। If we put camphor in an open container, its amount keeps on decreasing due to the phenomena of, तो जो कैम्फर होता है ये सबलाइम मटेरियल होता है। कैम्फर यानी कपूर भी बोलते हैं इसे हिंदी में। तो कैम्फर जो है सबलाइम मटेरियल होता है, ये क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सब्लिमेशन होगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल वो डिसॉल्व नहीं होते हैं और उनको नेकेड आइज से देखा जा सकता है। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होते हैं। जो कम अमाउंट में चीज है वो सॉल्यूट हो जाएगी और जो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कम अमाउंट में है और वो नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं तो इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा, पानी के अंदर अगर मिट्टी होती है तो उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, वो मिक्स नहीं हो रहे हैं उसमें। जो हमारा पानी के अंदर चीनी होती है या नमक होता है उसका सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन, वो पूरा मिक्स हो जाएगा, वो देख नहीं सकते आप नेकेड आई से। ठीक है, इसका आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है सस्पेंडेड, जो पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं मतलब लटके रहते हैं बीच में। ठीक है, तो उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। तो इससे भी आप इसका आंसर लगा सकते हो। इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जैसे मैंने बताया सॉल्यूट क्या होता है जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है जैसे डेटॉल होता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन जो बना होता है उसमें 2.5% जो है वो हमारा आयोडीन होता है। ठीक है, और 89% के करीब क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो एल्कोहल है और सॉल्यूट है वो आयोडीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एल्कोहल इज सॉल्यूट एंड आयोडीन इज सॉल्वेंट। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, आयोडीन इज सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन इज सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट। द कंटिन्यूअस zigzag मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड। तो देखिए तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, और सस्पेंशन का काफी बड़ा होता है, और कोलॉइडल का इन दोनों के बीच का होता है। इसका एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, इसका हो जाएगा सैंड प्लस वाटर, और इधर अगर देखते हैं तो बटर हो गया या मिल्क हो गया या स्टार्च सॉल्यूशन हो जाएगा फॉग। तो इसमें क्या है, जो पार्टिकल का साइज होता है इन दोनों के बीच का होता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनके पार्टिकल क्या है, ऐसे जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। इस जिगजैग मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। A pure substance which is made up of only one kind of atom and cannot be broken into two or more simpler substances by physical or chemical means is referred as। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको और हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं और एक ही तरह के एटम से बना होता है तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इसका सही एग्जांपल हो जाएगा। Which of the following non-metal is a good conductor of electricity? तो ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मींस, इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो कंपाउंड होता है वो इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास नहीं उसको बना सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं H2O का, तो H2O में हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में हमेशा ऐड होंगे, ना कि एनी प्रोपोर्शन में ऐड नहीं होंगे। यहाँ लिखा है मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, तो ये मिक्सचर हो जाएगा अगर किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर दिया जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है विच डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। ये बाकी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स,
प्योर सब्सटेंस, इसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में आता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मींस, तो फिजिकल मींस से इसको अलग नहीं कर सकते, इनके जिन एलिमेंट से मिलके बनाए ये, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। When two liquids do not mix, they form two separate layers and are known as, तो जो मिक्स नहीं हो रहे हैं उनको कहते हैं हम इममिसिबल, जो मिक्स हो जाएंगे उनको कहेंगे हम मिसिबल, ठीक है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, पढ़ के हम बता सकते हैं, जो मिक्स नहीं हो रहा है वो इममिसिबल। तो इममिसिबल लिक्विड्स को हम क्या है, सेपरेटिंग फनल की मदद से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेटिंग फनल यूज होता है किसके लिए, इममिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। हाउ कैन वन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। प्रेसिपिटेशन तो वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से बारिश होती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में इंक के अलग अलग जो कलर होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम बटर को अलग करते हैं मिल्क से। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन, तो ऊपर सॉल्यूट है, ठीक है, और नीचे जो है सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम या मास दे रखा है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बोथ सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट को सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर से अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो इवेपोरेशन तो यूज होने ही वाला है, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होगा, वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाएगा और सॉल्ट हमारा बच जाएगा, तो ये हमारे बी और सी में से एक ऑप्शन होने वाला है। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं जब हम कभी किसी इंक के अलग अलग कलर को अलग करने के लिए, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन का यूज होगा। तो दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी ज्यादा है, उसके लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है एक, जब बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड्स का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उनके बीच में, तो तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट होता है जब किसी कोलॉइडल या सस्पेंशन पार्टिकल के थ्रू हम क्या है, लाइट को पास कराते हैं, तो लाइट के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर कर जाते हैं। स्कैटर यानी क्या है, उनका पाथ चेंज हो जाता है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, हम देख सकते हैं उनका पाथ, लाइट का पाथ देख सकते हैं जब कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू जाता है। जब ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू जाती है लाइट, तब हम उसका पाथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि फॉरेस्ट में पेड़ के बीच में से जब सनलाइट आती है, तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप साफ देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम घर में सफाई कर रहे होते हैं, तो बीच में अगर लाइट की कोई रे आ रही है, तब भी हम डस्ट पार्टिकल्स को उसके थ्रू देख सकते हैं। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है ज्यादातर। तो यहाँ पर हमारे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट मिल्क में और स्टार्च सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, इसीलिए हमारा क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो हमारे क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप AEES-PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, AEES-PRT कंप्लीट सिलेबस। अगर आप इसकी पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आप इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसे ही और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।